नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मैं मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम अंतरा पाठ्य पुस्तक के जो नागार्जुन जी हैं, जो हमारे कवि, उनकी जो रचना है जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले नागार्जुन जो हमारे लेखक हैं, उनका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। अर्जुन इनका जन्म तरौनी गांव जिला मधुबनी बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इसी निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। तो ये तो हुआ उनका एक छोटा सा परिचय, और कुछ और बात उनके बारे में हम जान लेते हैं। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन की रचना संसार को एक नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती है। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती हैं। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। अब कुछ और बातें हम जान लेते हैं नागार्जुन के बारे में, और साथ ही जो हमारा जो पाठ है उससे संबंधित भी कुछ बातें हम देख लेते हैं अगले स्लाइड में। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची हैं। उनकी काव्य भाषा में एक ओर संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है, तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं। उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली जो कि 7 खंड में है, में संकलित है। यहाँ उनकी बादल को घिरते देखा है कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी शामिल है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। तो ये तो हुआ जो निराला जी हैं उनका एक परिचय, और कुछ बातें हमने हमारे जो पाठ है उसके बारे में भी जानी। तो चलिए अगले स्लाइड में हमारा जो पाठ है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारी जो कविता है उसे पढ़ने की, तो कविता का शीर्षक जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि इसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। तो चलिए हम जो हमारी कविता है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पे जो हमारे कवि नागार्जुन हैं वो कहते हैं कि बहुत ही जो एकदम दूध जैसे सफ़ेद जो बर्फ से ढके होने के कारण जो पर्वत हैं और जो पहाड़ हैं उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि दूधिया रंग की एक सफ़ेद चादर सी बिछ गई है मानो बर्फ के कारण। तो कह रहे वैसे ही निर्मल और सफ़ेद जो पर्वत के शिखर हैं उस पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा, यानी कि बादलों को घिरते हुए देखा है।
उसके साथ ही साथ जो हमारे कवि है वो कहते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। उसके साथ ही जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं कि जो जो उसके जो बादल के जो छोटे छोटे मोतियों जैसे जो उसके कह सकते हैं जो शीतल यानी कि ठंडी जो उसके ओस की जो बूंदें हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि उन ओस की बूंदें जो कि मोती जैसी प्रतीत होती हैं उन्हें मैंने मानसरोवर जो है उसमें जो खिले हुए कमल है उनके उन कमल के फूल जो कि बहुत ही सुनहरे हैं और उन कमल के फूलों पर गिरते हुए मैंने उन्हें देखा है। और इस तरह से कहते हैं कि मैंने बादल को गिरते हुए देखा है। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे की पंक्ति में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि जो जो विशाल ऊंचा जो हिमालय पर्वत है उसके कंधों पर और कंधे कह सकते हैं कि कंधे रूपे जो चोटियां हैं उन पर कई तरह की छोटी बड़ी झीलें हैं और उन छोटी बड़ी जो झीलें हैं उन झीलों में के जो उसमें जो जल है यानी जो उसमें जो पानी है वो काले नीले से कभी काले यानी श्यामल और कभी नीले से प्रतीत होते हैं। तो मैंने उन हंसों को तैरते हुए देखा है जो कि वर्षा काल में जो कि समतल की मैदानी भागों से आकर जो कि अपनी गर्मी की उमस से और जो गर्मी है उसकी उमस से व्याकुल होकर आकुल होकर यहाँ जिसके बारे में कवि ने लिखा है कि व्याकुल होकर वो जो यहाँ जो सरोवर है उसमें वो आके वो तैरते हुए हैं और तैरते हुए वो जो कड़वे मीठे जो कमल फूल के जो कोमल तंतु हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं तैरते हुए, तो उन हंसों को भी मैंने देखा है और इस तरह से कवि कहते हैं कि मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। तो चलिए आगे कुछ और पंक्तियां पढ़ते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मन था अनिल बह रहा। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु की सुबह का समय था और जो हवा थी वो धीरे धीरे बह रही थी। आगे वो कहते हैं कि बालर उनकी मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। आगे कवि कहते हैं कि जो सुबह की किरणें होती हैं जो कि बहुत ही कोमल होती हैं और जो उतनी झुलसाने वाली जैसी किरणें नहीं होती हैं, तो कहते हैं कि सुबह सुबह की जो कोमल सी किरणें थी वो चारों तरफ बिखर रही थी और उनके चारों तरफ उन किरणों के कारण जो आसपास जो कई चोटियां थी वो सारे एक दूसरे इस तरह से प्रतीत हो रही थी मानो सोने की तरह वो चमक रही थी। और उसके साथ ही कवि कहते हैं कि वो कुछ इस तरह से जान पड़ते थे जैसे कि जो दो लोग हैं एक दूसरे से दूर हैं और विरह की अग्नि में जल रहे हैं और जैसे उन्हें लग रहा है कि पूरी रात जो अलग रहकर उन्हें सारी रात अलग अलग रहकर ही बितानी होगी। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह के छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे की कवि पंक्ति में हमारे जो कवि वो कहते हैं कि जैसा कि निशा काल से यानी कि रात का जो समय है उससे उससे जैसा कि कवि कहते हैं कि कुछ इस तरह से प्रतीत होता है कि जो चकवा चकई पक्षी होते हैं वो निशा काल से ही मानो कि वो अभिशापित हैं, लेकिन वो जो बेबस चकवा चकई हैं उनका जो रुदन है यानी क्रंदन है वो बंद हो गया है और उनमें फिर वह आपस में जो जो सरोवर है उसके किनारे शैवाल जो हरे हरे जो होते हैं घास की तरह जो दिखते हैं और कई बार हमने देखा है वो पानी में ज़्यादातर वो शैवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं कि शैवाल रूपी हरी दरी पर कई बार उन्होंने जो चकवा चकई पक्षी हैं उनको उन्होंने प्रणय कला यानी कि आपस में जो बोलते हैं कि प्रेम रूपी जो लड़ाई होती है यानी कि दूसरे से छोटी मोटी जो मीठी कला होती है
मीठी नोक-झोंक होती है, वो उन्होंने करते हुए देखा है और इस तरह से उन्होंने कहा है कि बादल को घिरते देखा है। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलखनाबी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे की पंक्ति में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं, बहुत ही कठिन और बर्फ से भरी हुई घाटी में और सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि उतनी ऊंचाई पर अलख यानी कि जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन है, ऐसे जगह पर उन्होंने देखा है कि जो मृग है यानी कि जो हिरन है, अपनी ही नाभि से उठने वाले जो उसे उन्माद से भर दे रहा है, कस्तूरी की जो गंध है वो उसे उन्माद से भर दे रहा है और उसी गंध के पीछे उसे पागल होता, मानो पागल होने जैसा वो जो मृग है यानी कस्तूरी मृग है, वो उसी कस्तूरी मृग की जो सुगंध है उसे ढूंढता हुआ उसके पीछे पीछे घूम रहा है और उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर और जब वो जो सुगंध है वो उसे नहीं मिलती है और वो कस्तूरी उसे नहीं दिखाई देता है, तो वो अपने आप पर ही खींचता हुआ रहता है या खींचता हुआ दिखता है। इस तरह से कवि ने आगे कहते हैं कि इस तरह से मैंने उसे खुद पर अपने आप पर चिढ़ते देखा है और बादल को घिरते देखा है। तो ये तो हुई कुछ पंक्तियाँ। अब चलिए आगे की स्लाइड में कुछ और पंक्तियाँ पढ़ते हैं हमारी कविता। और इस स्लाइड की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बहुत निराशावादी उनके जो बोल हैं, यहाँ कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के जरिए वो प्रकट होता है कि काफ़ी निराश हैं कवि हमारे। और वो कहते हैं कि पता नहीं वो धनपति यानी कि जो धन के राजा हैं कुबेर, वो कहाँ चले गए और कहाँ गई उनकी वह अलकापुरी। उसी तरह से कवि निराश होकर कहते हैं कि और उसी तरह से महाकवि कालिदास जो है उनके बारे में भी उन्होंने जो मेघदूत उनकी रचना है उसमें जो व्योम प्रवाही गंगा जल का जो उन्होंने एक कल्पना किया था कि वो भी उसे भी ढूंढा मैंने, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। और उसके साथ ही जो उनकी मेघदूत जो उनकी रचना है जो उसका भी कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आगे कवि कहते हैं, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहते हैं कि जो कवि कालिदास हैं उनका जो मेघदूत है रचना उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसमें उसने जो व्योम प्रवाही गंगा जल का एक कह सकते हैं कि कल्पना की है और उसके बारे में लिखा है। उसके बारे में कवि कहते हैं, निराश होकर कहते हैं, जाने दो कोई बात नहीं, वो कोई नहीं बताने वाला है कि अब वो सारी चीज़ें कहाँ हैं वो धनपति कुबेर कहाँ है, मेघदूत इन सब के बारे में बताने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो मान लिया हमने कि वो कवि की कल्पना थी। फिर भी आगे कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने बारे में बताते हैं कि मैंने बहुत ही भीषण ठंडे में यानी भीषण जाड़ों के समय में मैंने गगनचुंबी जो कैलाश पर्वत है उसके चोटी पर जो बादल है उनको आपस में लड़ते भिड़ते देखकर गरज गरज कर और एक दूसरे पे प्रचंड वायु वेग की और आंधी तूफान के साथ में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मैंने उनको देखा है और साथ में गरज गरज कर वो एक दूसरे से झगड़ते हैं यानी भिड़ते हैं। और इस तरह से वो कहते हैं कि इस तरह से मैंने बादल को घिरते देखा है। तो चलिए आगे की पंक्तियां पढ़ लेते हैं। शत शत निर्झर निर्झर निकल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कूटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए। इन पंक्तियों में आगे जो हमारे कवि हैं अब वो जो इन पंक्तियाँ ये पंक्तियाँ हैं इनमें वो आगे की बातें लिखी यानी कि अब जंगल से संबंधित कुछ बातें देवदार के जो जंगल है उनके बारे में भी उन्होंने इन पंक्तियों में कुछ बताया है। वो कहते हैं कि सैकड़ों झरने और नदियों को उन्होंने देवदार के जो जंगल है उसमें कलकल की ध्वनि के साथ बहते हुए देखा है। उन्हीं जंगलों में वो कहते हैं कि स्वच्छ लाल भोजपत्रों से छाई हुई झोपड़ी के अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों को
से अपने जो बाल है यानी जो केश सज्जा किए हुए हैं, जो किन्नर किन्नरियाँ उनको देखा और उसके बारे में और भी बातें बताते हैं कि वो देखने में कैसे हैं। तो उनका जो शंख, जो उनका गला है वो शंख के समान सुंदर है और उसे उन्होंने इंद्रनील की माला से सजा रखा है। उसके साथ ही कहते हैं कि वो उन्होंने अपने जो उनके कान हैं उसमें सुंदर उन्होंने नीलकमल लटका रखे हैं और अपने वो उसकी उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुई हमारी कविता की ये कुछ पंक्तियाँ, और आगे की स्लाइड में हम जो हमारी कविता की कुछ अंतिम पंक्तियाँ हैं उनके बारे में हम उनका जानेंगे, उनका जो अर्थ है वो हम जानेंगे। और आगे की पंक्तियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। शद्दल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर। आगे जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि जो उसमें जो झोपड़ी है उसमें जो किन्नर और किन्नरियाँ हैं वो कुछ इस तरह से उन्होंने अपना जो साज श्रृंगार वो किया है वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने कर रखा है कि उन्होंने चोटी में अपने शद्दल लाल कमल लगाए हुए हैं। और उसके साथ कहते हैं कि उनका जो मणि से बहुत ही कलात्मक तरीके से मणियों से सजे हुए हैं उनके जो मदिरा से भरे पात्र हैं, और उन पात्रों को वो सामने रखकर लाल चंदन से बने अपनी तिपाई पर और सभी बैठे हुए हैं अपने मदिरा से भरे हुए पान जो पात्र हैं उनको रखकर। और उसके साथ ही साथ आगे जब जो हमारे कवि हैं वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे की पंक्तियों में हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि मदिरा से भरे हुए जो पात्र हैं उनको अपने सामने रखकर वो किस तरह के जो बोल सकते हैं जो बैठने वाले जो उनके त्रिपाई वो किस तरह के हैं और उस पर वो किस तरह से किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उस पर बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि बाल कस्तूरी यानी कि जो कस्तूरी मृग होता है और उसमें जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होता है, उन शिशु कस्तूरी मृग जो होता है उसके बने हुए जो छाल हैं यानी कि उन मृग छालों पर वो जो कि बहुत ही नरम मुलायम और बेदाग है उस पर बहुत ही आराम से वो पालथी मारकर बैठे हुए हैं। और उनकी जो आंखें हैं वो मदिरा पीने के कारण वो मदिरा से एक कह सकते हैं कि भरी हुई है, कह सकते हैं कि मदिरा पान करने के कारण उनकी आंखें जो है कुछ इस प्रकार से कहते हैं मदिरा रून लग रही है, यानी कि मानो जैसे कि आंखें लाल हो जाती हैं मदिरा पीने के कारण। तो कुछ इस तरह से उनकी आंखें जो है वो प्रतीत होती हैं। और कहते हैं कि मदिरा ऋण जो आंखें वाले ने कि मदिरा पीने के कारण, मदिरा पान के कारण उनकी आंखें जो है काफ़ी उन्मत्त हो गई हैं और वो जो किन्नर किन्नरी वो उन्मत्त हो गए और उन्मत्त होके वो कहते हैं कि उनकी कोमल और सुंदर जो उंगलियां हैं उनको उन्होंने वंशी पर फिरते देखा है, यानी कि जो बांसुरी है उन सुंदर और कोमल उंगलियों से बांसुरी को बजाते हुए कवि ने देखा है। और कहते हैं कि मैंने बादल को घिरते देखा है। तो चलिए ये तो हुआ हमारी जो कविता है उसका अंतिम भाग, और आगे के स्लाइड में हमारा जो प्रश्नोत्तर है वो हम करेंगे। और अब बारी है जो हमारा प्रश्नोत्तर है वो करने की, यानी कि जो प्रश्न अभ्यास है उसे करेंगे हम। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्य का चित्रण किया गया है। इस कविता में कवि ने बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त प्रकृति में व्याप्त और भी चीजों का वर्णन किया है। उन्होंने उन हंसों का वर्णन किया है जो मैदानी भागों की उमस भरी गर्मी से दूर हिमालय पर बड़ी छोटी बड़ी झीलों में आकर कमल नाल के भीतर कड़वे मधुर कोमल तंतु को ढूंढते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बसंत ऋतु की सुंदरता और चकवा चकई पक्षी के बीच होने वाली मीठी नोकझोंक का भी वर्णन किया है। उन्होंने कस्तूरी मृग को अपने ही नाभि से निकलने वाली कस्तूरी की गंध को ढूंढते और खुद पर ही खींचते हुए परिस्थिति को भी दिखाया है। उन्होंने धनपति कुबेर और उनकी नगरी अलकापुरी तथा महाकवि कालिदास जी की जो रचना है मेघदूत में वर्णित आकाश गंगा के नहीं होने पर भी अपनी खींच प्रकट की है।
उन्होंने भोजपत्रों से बने झोपड़ियों में व्याप्त संपूर्ण साज सज्जा से युक्त मदिरा के नशे में भरी आंखों वाले किन्नर किन्नरियों का भी वर्णन किया है। तो और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि प्रणय कला से कवि का क्या तात्पर्य है। तो प्रणय कला से कवि का तात्पर्य है कि ये प्रेमी जोड़े के बीच होने वाली मीठी नोक-झोंक और प्यार भरी तकरार से उनका इससे इसका तात्पर्य है कि जो यानी कि जो प्रणय कला है उसका उससे तात्पर्य है जो प्रेमी जोड़े के बीच मीठी जो नोक-झोंक होती है और प्यार भरी जो तकरार होती है उसे ही यहाँ पर जो हमारे कवि उन्होंने प्रणय कला कहा है। तो चलिए अगले स्लाइड में कुछ और प्रश्न करते हैं कि कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण है। तो कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि से निकलने वाली कस्तूरी की सुगंध को बाहरी दुनिया में ढूंढ रहा और नहीं ढूंढ पाने की अवस्था में खुद पर ही खींच रहा है। तो यही कारण है कि वो खुद पर ही चिढ़ रहा है यानी कि अपने पर ही चिढ़ रहा है। बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है। तो आकाश में छाए बादलों को देखकर कवि को याद आता है कि कालिदास के मेघदूत में इन्हीं बादलों ने दूत बनकर संदेश भेजने का काम किया था। बादलों का वर्णन करते अचानक से कवि को कालिदास द्वारा कल्पित व्योम प्रवाही गंगा जल तथा मेघदूत की याद आती है और वो इस बात को सोचकर उदास हो जाते हैं कि अब ये सब कहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए अगले स्लाइड में कुछ और प्रश्नों करते हैं और ये वाला जो प्रश्न है वो हमारा 5वां प्रश्न है और वो कुछ इस प्रकार से कि कवि ने महामेघ को झंझाने से गरज गरज भिड़ते देखा है क्यों कहा है। तो कवि ने महामेघ को झंझाने से गरज गरज भिड़ते देखा है ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कई बार उन्होंने प्रकृति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को बहुत ही ध्यान से देखा जिसके कारण वो इसका चित्रण बहुत ही खूबसूरती से कर सकते हैं। यहाँ कवि ने महामेघ विशालकाय बादल तथा झंझाने भयानक आंधी तूफान को कहा है तथा उनके बीच होने वाली गरज गरज कर होने वाली लड़ाई की कल्पना को कविता में स्थान दिया है। बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया अपने शब्दों में लिखिए। बादल को घिरते देखा इन पंक्तियों का कविता में बार बार प्रयोग करने सर्वथा उचित जान पड़ता है क्योंकि कवि द्वारा बादल को विभिन्न रूपों का वर्णन करने तथा कविता को सुंदर बनाने में इसका योगदान महत्वपूर्ण जान पड़ता है। तो आज का ये जो वीडियो हो उसको आप लोगों ने देखा और आशा करती हूँ कि आपको कोई पसंद भी आएगी और वीडियो कैसी लगी आपको और अगर किसी तरह का कोई सुझाव आया आपका तो वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ धन्यवाद।